हाँ, तो दोस्तों हम लोग अपनी यूनिट थर्ड यूनिट पे हम लोग मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, हम अपने सब्जेक्ट में थर्ड यूनिट पे चल रहे हैं, जो कि ओएसआई लेयर में नेटवर्क लेयर के नाम से जानी जाती है। इस लेयर को हम बैकबोन भी कहते हैं अपने नेटवर्किंग का। और अभी तक हम लोग जो अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग अपनी थर्ड यूनिट यानी कि नेटवर्क लेयर में जो पढ़ रहे थे, वो प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ रहे थे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो कि नेटवर्क लेयर में यूज किए जाते हैं और उनका काम क्या है। हमने सबसे पहले आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में देखा था। और इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में हमने देखा था तो ये हम लोगों ने जाना था कि किस तरीके से कि एक जो डाटा है यानी कि एक मैसेज जो है वो नंबर ऑफ पैकेट्स में डिवाइड होता है। पर्टिकुलर हर पैकेट का एक अपना एक हेडर होता है, और उस हेडर में सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस और सीक्वेंस नंबर होता है। पैकेट हमारे फ्री होते हैं कि वो किसी भी रूट से, यानी अगर एक मैसेज को 10 पैकेट्स में डिवाइड किया गया है तो वो 10 पैकेट्स फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं कि वो किसी भी रूट्स को फॉलो करते हुए डेस्टिनेशन तक जाएंगे। ठीक है ना। अब जब वो डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं तो हो सकता है कि चूंकि अलग अलग रूट को वो फॉलो करते हुए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि जिसका सीक्वेंस नंबर 1 है वो थोड़ी देर बाद पहुंचे, जिसका सीक्वेंस नंबर 4 है वो पहले पहुंच जाए। इसी तरीके से 10 वाला थोड़ा और पहले पहुंच जाए, 9 वाला लेट पे पहुंचे। तो जब डेस्टिनेशन पे ये पैकेट पहुंचते हैं तो उनको फिर से अरेंज करने की ज़रूरत होती है, यानी सही सीक्वेंस में रखने की ज़रूरत होती है। तो वो काम हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो हमने देखा था कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम क्या है कि वो पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक डिलीवर करता है। यानी डिलीवर करने का काम सोर्स से डेस्टिनेशन तक ये आपका कौन करता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। लेकिन जब एक बार वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो उसको अरेंज करने का जो काम है वो हमारा टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि पैकेट कैन अराइव इन अ डिफरेंट ऑर्डर दैट देन द ऑर्डर दे वेयर सेंट इन। द इंटरनेट प्रोटोकॉल जस्ट डिलीवर देम। It's up to another protocol, the transmission control protocol TCP, to put them back in the right order। ठीक है, यानी हमारा जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसका काम क्या है? केवल पैकेट को डिलीवर करना। लेकिन जो एक अनदर अनदर प्रोटोकॉल टीसीपी है उसका काम क्या है कि उनको फिर से सही ऑर्डर में अरेंज करना। आईपी दो टाइप की है, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। स्मॉलर नेटवर्क के लिए हम आईपी वर्जन 4 का यूज करते हैं, और बहुत ही लार्ज नेटवर्क के लिए हम आईपी वर्जन 6 का यूज करते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम अपने लैपटॉप में आईपी कॉन्फ़िगर करें तो वहां पे हमको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, आईपी वर्जन 4 का भी और आईपी वर्जन 6 का भी। उसके बाद से दोस्तों मैंने ये आईपी के हेडर का फ्रेम का ये फ्रेम फॉर्मेट था, ठीक है ना, जिसमें ये सारी चीजें थी। और मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्रोटोकॉल हैं उसके फ्रेम को अच्छे से देख लीजिएगा, उनके बारे में कैसे डिस्क्राइब करना है ये देख लीजिएगा। ये कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद से बच्चों हमने आपको एआरपी के बारे में बताया था, यानी कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के बारे में। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के बारे में मैंने बताया था कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का काम क्या है कि जब भी हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट को सेंड करते हैं तो जब तक हम पूरी तरीके से एश्योर नहीं होते हैं कि करेक्ट नोड कौन सा है जिसमें हमें पैकेट को पहुंचाना है, तब तक हम पैकेट को सेंड नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि हम एक एआरपी फॉर्मेट को पहले भेजते हैं, और एआरपी प्रोटोकॉल का जो यानी कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का जो मेन काम क्या है कि वो आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस को मैप करता है। क्या करता है? आईपी एड्रेस से फिजिकल एड्रेस, जिसको हम मैक एड्रेस कह रहे हैं, उसको मैप करने का काम हमारा एआरपी का है। जैसे कि देखिए ये हमारा एक फ्रेम फॉर्मेट है एआरपी का, जिसमें हार्डवेयर टाइप, प्रोटोकॉल टाइप, हार्डवेयर लेंथ, प्रोटोकॉल लेंथ, ऑपरेशन रिक्वेस्ट 1, रिक्वेस्ट के लिए 1 होता है, रिप्लाई के लिए 2 होता है। और उसके अलावा नीचे देखिए ये 4 चीजें होती हैं। इसमें एक सेंडर का हार्डवेयर एड्रेस होता है, सेंडर का प्रोटोकॉल एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस होता है, टारगेट मशीन का हार्डवेयर एड्रेस होता है, और टारगेट मशीन का प्रोटोकॉल यानी कि आईपी एड्रेस होता है। अब अगर सेंडर सेंड कर रहा है
तो ये दोनों कॉलम तो भरे होंगे, यानी सेंडर का उसका हार्डवेयर एड्रेस भी सेंडर के पास होगा, सेंडर का आईपी एड्रेस भी होगा, टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस होगा, लेकिन टारगेट मशीन का हार्डवेयर एड्रेस नहीं होगा। तो जब ये फ्रेम जाएगा दूसरे नेटवर्क में और जिस भी नोड से आईपी मैच करेगी, तो वो नोड इस पर्टिकुलर फ्रेम को कैच करेगा और यहाँ पे अपना मैक एड्रेस ऐड करके वो दोबारा से सेंडर के पास सेंड करेगा। तब सेंडर को पर्टिकुलर मशीन का हार्डवेयर एड्रेस और प्रोटोकॉल एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस दोनों मिल जाएगा, तब वो जाके नोड पे पैकेट को सेंड करेगा। तो ये हमारा एआरपी था। एआरपी का जो मेन मोटो है वो यही है कि मैक आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस को मैप करना। बहरहाल हम लोग जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो हम पढ़ रहे थे वो हमारा आईसीएमपी था, यानी कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। और इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसका ये यूज क्यों होता है। जब भी हमें जो हमारा आईपी एड्रेस था यानी आईपी प्रोटोकॉल था, इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो पैकेट को डिलीवर तो कर रहा था, लेकिन उसके अंदर दो प्रॉब्लम्स थी, या फिर ये कहें कि दो प्रॉपर्टी नहीं थी जिसकी जरूरत बार बार पड़ती थी। यानी कि अगर वो मैसेज को डिलीवर कर रहा था तो डिलीवर करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी या हम कुछ क्वेरी करना चाहते थे राउटर के साथ, तो ये जो दो फैसिलिटी है ये आईपी के अंदर यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर नहीं थी। तो इस दो फैसिलिटी को फुलफिल करने के लिए हमने आईसीएमपी को डिजाइन किया। ठीक है ना, जैसा कि देखें यहाँ लिखा भी हुआ है कि आईसीएमपी इज डिजाइन टू ओवरकम द फॉलोइंग टू प्रॉब्लम्स विथ आईपी प्रोटोकॉल। यानी आईपी प्रोटोकॉल में जो दो प्रॉब्लम थी उसको रिमूव करने के लिए हमने आईसीएमपी यानी कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल को डिजाइन किया है। और वो दो प्रॉब्लम कौन कौन सी थी जो आईपी एड्रेस मैनेज नहीं कर पा रहा था? एक आपका नो एरर रिपोर्टिंग ऑब्लिक करेक्टिंग मैकेनिज्म और लैक ऑफ मैकेनिज्म फॉर क्वेरी। यानी कि एरर रिपोर्टिंग के लिए कोई भी मैकेनिज्म इनके पास नहीं था आईपी के पास, और क्वेरी करने के लिए भी कोई भी मैकेनिज्म आईपी के पास नहीं था। और इन दोनों चीजों को फुलफिल करने के लिए हमने आईसीएमपी को डिजाइन किया था। ये जो डायग्राम है इसके थ्रू ये पता चल रहा है कि आईसीएमपी की पोजीशन नेटवर्क लेयर में क्या है। ठीक है, तो आईसीएमपी की पोजीशन अगर इस डायग्राम को देखें तो नेटवर्क लेयर में आईसीएमपी की जो पोजीशन है वो आपकी सबसे टॉप पे है। पहले आईसीएमपी है, फिर आपका आईपी है, और देन आपका एआरपी है। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि नेटवर्क लेयर में आईसीएमपी का पोजीशन क्या है, तो आप कहेंगे सबसे टॉप पे आईसीएमपी प्रोटोकॉल को रखा गया है, देन उसके बाद से आईपी को रखा गया है, और देन उसके बाद से एआरपी को रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये बता रहा है कि आईसीएमपी मैसेज आर नॉट डायरेक्टली पास टू द डाटा लिंक लेयर, इंस्टेंट द मैसेज आर फर्स्ट इनकैप्सुलेटेड इनसाइड आईपी डाटाग्राम बिफोर गोइंग टू द लोअर लेयर। यानी कहने का मतलब क्या है, जो आईसीएमपी मैसेज होता है वो डायरेक्ट लोअर लेयर के पास नहीं होता, वो सबसे पहले आईपी डाटाग्राम में इनकैप्सुलेट होता है, देन आफ्टर वो लोअर लेयर में ट्रांसफर किया जाता है। और ये जो डायग्राम है ये डायग्राम यही दिखा रहा है कि देखिए सबसे ऊपर आईसीएमपी मैसेजेस है, उसके बाद से उसके नीचे आईपी डाटा है, और देन उसके बाद से फ्रेम डाटा है। और फ्रेम डाटा हमें पता है कि डाटा लिंक लेयर में ही यूज किया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आईसीएमपी मैसेजेस सबसे पहले आईपी में डाटाग्राम में इनकैप्सुलेट होते हैं, देन आफ्टर जो है वो नीचे वाली लेयर यानी कि लोअर लेयर डाटा लिंक लेयर में जाते हैं। आईसीएमपी में जैसा कि हमें पता है कि आईपी में जो दो प्रॉब्लम थी उसी को मैनेज करने के लिए आईसीएमपी को डिजाइन किया गया है। तो आईसीएमपी के जो मैसेजेस हैं वो भी वो दो टाइप के हैं, एक आपका एरर रिपोर्टिंग और दूसरा आपका क्वेरी मैकेनिज्म। ठीक है, यानी एरर रिपोर्टिंग क्या है का मैसेज जनरेट करता है, और क्वेरी मैकेनिज्म के लिए मैसेज जनरेट करता है। और एरर रिपोर्टिंग का मतलब क्या है कि पैकेट अगर ट्रेवल कर रहा है और कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो ट्रेवल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाया, तो उसका रिपोर्ट करना आपका आईसीएमपी का काम है। मैं एक चीज बता दे रहा हूं, ये क्लियर कट समझ लीजिए कि आईसीएमपी का जो काम है वो केवल एरर को रिपोर्ट करना है, ना कि एरर को डिटेक्ट करना या करेक्ट करना। ठीक है ना, केवल रिपोर्टिंग करना कि हाँ पैकेट लॉस हो गया, पैकेट नहीं पहुंचा, और किस रीजन से नहीं पहुंचा ये रीजन भी मोस्टली वो बता देता है। लेकिन आप ये कहें कि किस टाइप का एरर है या एरर को करेक्ट करेगा, तो ऐसा कोई काम आईसीएमपी नहीं करता। पहली चीज, क्वेरी मैकेनिज्म क्या है कि ये मशीन सिस्टम होस्ट और मशीन के बीच में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करता है। कुछ अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो होस्ट मशीन से ले सकता है, ये हमारा क्वेरी मैकेनिज्म है जो कि आईसीएमपी के थ्रू पॉसिबल है, आईपी में ये पॉसिबल नहीं था। ये हमारा आईसीएमपी का फ्रेम फॉर्मेट है।
जिसमें टाइप है, कोड है, चेकसम है, लिस्ट ऑफ द हेडर है, डाटा सेक्शन है। टाइप में हमें पता है कि किस टाइप का मैसेज है आपका, कहें कि एरर मैसेज है या फिर क्वेरी मैसेज है। कोड में का मतलब क्या है कि वो किस रीजन की वजह से ये मैसेज भेजा गया है, वो रीजन बताता है। चेकसम का मतलब क्या है कि पैकेट में एरर है कि नहीं, उसको डिटेक्ट करता है। रिस्ट ऑफ द हेडर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका रिस्ट ऑफ द हेडर का मतलब क्या है कि अगर एरर मैसेज है या फिर क्वेरी मैसेज है तो इन दोनों का जो हेडर होगा वो अलग अलग टाइप का होगा। तो अगर क्वेरी मैसेज है तो उसका हेडर यहाँ पे मैंने वो वाला क्वेरी मैसेज का यहाँ पे हेडर होगा, और अगर एरर मैसेज है तो यहाँ पे एरर मैसेज का हेडर होगा। और डाटा सेक्शन की बात करें तो डाटा सेक्शन भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक आपका एरर मैसेज के लिए और दूसरा आपका क्वेरी मैसेज के लिए। ठीक है, तो बहरहाल ये चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया ताकि जब मैं आगे बताऊं तो आपको समझ में आए कि हम आईसीएमपी में क्या कर रहे थे और क्या देख रहे थे। तो जो हमारा मेन काम है आईसीएमपी का बच्चों, वो ये है कि एरर को रिपोर्ट करना और क्वेरी मैकेनिज्म। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस, कि किस तरीके से कौन कौन से एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस जो है वो आईसीएमपी जनरेट करता है। ठीक है ना, कौन कौन से एरर रिपोर्टिंग के मैसेजेस हैं जो हमारा आईसीएमपी जनरेट करता है, आइए उसको देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें जैसे कि लिखा हुआ है कि आईसीएमपी ऑलवेज रिपोर्ट्स एरर मैसेजेस टू द ओरिजिनल सोर्स, आईसीएमपी डज नॉट करेक्ट एरर। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि आईसीएमपी यानी कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का ये काम है कि वो केवल और केवल एरर को रिपोर्ट करता है, ना कि उसको करेक्ट करता है। आईसीएमपी एरर को करेक्ट नहीं कर सकता, ये आप एकदम क्लियर कट जान लीजिए कि आईसीएमपी कभी भी एरर को कंट्रोल नहीं कर सकता। आईसीएमपी का जो काम है वो केवल और केवल इतना है कि वो सोर्स को ये बता देता है कि पैकेट में एरर आ गया है और पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन तक नहीं जा पाया, और कौन से रीजन से नहीं जा पाया उस रीजन को भी वो मोस्टली डिफाइन करता है। तो आइए आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि किस तरीके से आईसीएमपी कौन कौन से एरर मैसेजेस को जनरेट करता है। ठीक है, आइए देखा जाए। हाँ, तो सबसे पहला जो है हमारा डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज, कि जो सबसे पहला मैसेज मैंने हम पहले जो आईसीएमपी जो एरर रिपोर्टिंग में जो सबसे पहला मैसेज जनरेट कर रहा है वो क्या जनरेट कर रहा है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल का मैसेज। ठीक है ना, तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा है whenever a route to the destination is not found, datagram is discarded and router oblique host send destination unreachable message back to the source। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही सपोज कीजिए ये ए है, ये एक राउटर है, और इस राउटर के थ्रू हम और यहाँ पे बी है डेस्टिनेशन। तो अगर ए ने बी के पास बी राउटर अगर ए को बी के पास मैसेज को सेंड करना है, ठीक है, और ए ने अगर बी को मैसेज सेंड किया, राउटर को मैसेज सेंड किया, और इस राउटर के पास कोई रूट नहीं है जिससे वो बी तक मैसेज को पहुंचा सके। ठीक है, कोई रूट अगर इस राउटर से होके कोई ऐसा रूट उसको नहीं मिल रहा है जो कि बी तक मैसेज को पहुंचा सके, तो उस कंडीशन में राउटर जो है वो सोर्स को एक मैसेज जनरेट करता है, और उस मैसेज को हम कहते हैं डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज। यानी कि हम जैसे कि डेस्टिनेशन तक हम पैकेट को पहुंचाने में असमर्थ है। इन डज नॉट हैव, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एक सेकेंड, डज नॉट हैव रूट, एक सेकेंड, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि डज नॉट हैव रूट टू बी। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर ए को बी तक मैसेज सेंड करना है और ए ने इस राउटर के पास मैसेज सेंड किया और इस राउटर के पास बी तक जाने का कोई भी पाथ नहीं है, तो उस केस में ये राउटर जो है वो ए को डेस्टिनेशन अनरीचेबल का मैसेज सेंड करता है। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि डेस्टिनेशन अनरीचेबल का मैसेज कब सेंड करता है आईसीएमपी यानी कि राउटर होस्ट के पास। ठीक है, हाँ, अब आइए दूसरे मैसेज को हम देखते हैं।
दूसरा मैसेज जो है वो सोर्स क्विंच का मैसेज है। ठीक है, किसका मैसेज है? सोर्स क्विंच का। सोर्स क्विंच का मैसेज क्या है देख लीजिए। दिस मैसेज इन्फॉर्म द सोर्स दैट अ डाटाग्राम हैज बीन डिस्कार्डेड ड्यू टू कंजेशन। यानी कि अगर कंजेशन की वजह से अगर पैकेट डिस्कार्ड होता है या लॉस होता है तो उसको हम सोर्स, तब आईसीएमपी जो है वो सोर्स क्विंच मैसेज भेजता है। बात को समझिएगा, अगर पैकेट, अगर राउटर के पास डेस्टिनेशन तक जाने का रूट नहीं है तो वो डेस्टिनेशन अनरीचेबल का मैसेज फॉरवर्ड करता है सोर्स के पास। अगर राउटर के कंजेशन की वजह से पैकेट को लॉस हो जाता है तो उस केस में वो सोर्स क्विंच का मैसेज जो है वो सोर्स के पास भेजता है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे देखिए बना हुआ है, अगर ए को बी या सी तक डाटा को भेजना है, ठीक है ना, ये आपका डेस्टिनेशन सपोज कीजिए बी है, ऐसे और भी सारे नोड है, ठीक है ना। और अगर उसको डाटा भेजना है इसके पास, पर्टिकुलर बी के पास, एक सेकेंड बड़ा कर, अगर इस बी के पास डाटा को भेजना है और हो सकता है कि यहाँ पे जो है जब ये पैकेट इस राउटर के पास जाता है ए के थ्रू, तो इस राउटर पे हो सकता है कंजेशन हो, ठीक है ना। और कंजेशन की वजह से पैकेट लॉस हो जाता है और वो डेस्टिनेशन तक नहीं जा पाता या डिस्कार्ड हो जाता है। तो उस केस में जो आपका राउटर है वो कौन सा मैसेज सेंड करेगा? एसक्यू। एसक्यू लिख के वो सेंड करेगा। और एसक्यू लिख के अगर वो सेंड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये सोर्स क्विंच मैसेज है। तो सोर्स ये समझ जाएगा कि कंजेशन की वजह से पैकेट जो है वो लॉस हो गया। ठीक है ना। याद रखिएगा, जब भी कंजेशन की वजह से राउटर पैकेट को डिस्कार्ड करता है तो वहां पे सोर्स क्विंच मैसेज भेजा जाता है। लेकिन जब भी राउटर के पास डेस्टिनेशन का रूट नहीं होता है तो वहां पे डेस्टिनेशन अनरीचेबल का मैसेज सेंड किया जाता है। ठीक है ना। तो सोर्स क्विंच का मतलब क्या है कि ए ने बी के पास पैकेट सेंड किया, राउटर के पास काफी ट्रैफिक है, कंजेशन है, जिसकी वजह से पैकेट आपका डिस्कार्ड हो गया। तो उस केस में राउटर सोर्स को ये मैसेज एसक्यू लिख के भेजता है। और एसक्यू का मतलब क्या है? सोर्स क्विंच मैसेज, जिससे कि ये डिफाइन होता है कि पैकेट जो है वो कंजेशन की वजह से लॉस हो गया। ठीक है। इसके बाद से जो तीसरा मैसेज वो जनरेट करता है वो है टाइम एक्सीडेड। टाइम एक्सीडेड। हेलो, आवाज आ रही है मेरी ना? टाइम एक्सीडेड मैसेज का मतलब क्या है कि एक सेकेंड, हाँ, टाइम एक्सीडेड मैसेज का मतलब क्या है? इट इज जनरेट इन फॉलोइंग टू केस। ये तीसरा मैसेज आईसीएमपी प्रोवाइड करता है वो किसका क्या मैसेज प्रोवाइड करता है? टाइम एक्सीडेड का। और ये जो टाइम एक्सीडेड जो मैसेज होता है वो दो केस में फॉलो होते हैं, एक आपका कोड 0 और एक आपका कोड 1। यानी कि टाइम एक्सीडेड मैसेज जो है वो अगर कोड 0 भेज रहा है तो उसका मतलब अलग होता है, और कोड 1 भेज रहा है तो उसका मतलब अलग होता है। और ये भी आईसीएमपी के द्वारा ही भेजा जाता है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कोड 0 की और कोड 1 की, तो आइए देखते हैं कि कोड 0 मैसेज टाइम एक्सीडेड में किस केस में भेजा जाता है और कोड 1 मैसेज टाइम एक्सीडेड में किस केस में भेजा जाता है। ठीक है। तो आपको ये फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे कोड 0 और यहाँ पे कोड 1 लिखा हुआ है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, पहले कोड 0 को देख लेते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि वेन एवर अ राउटर डिक्रीमेंट अ डाटाग्राम विथ टीटीएल यानी टाइम टू लीव वैल्यू टू 0, इट डिस्कार्डेड द डाटाग्राम एंड सेंड अ टाइम एक्सीडेड मैसेज टू द ओरिजिनल सोर्स। अब कहने का मतलब क्या है, इस फिगर के थ्रू समझिए आप लोग। सपोज कीजिए कि ए से बी को मैसेज सेंड करना है, और वो जो मैसेज है ए, जो रूट है वो समझ लीजिए कि वो इस R1 में पहले जाता है, फिर वो इस R2 से होके जाएगा, उसके बाद से फिर वो इस R3 में जाएगा,
देन आफ्टर वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक टाइमर चलता है, ठीक है ना। और वो टाइमर कहाँ से चलता है, जहां से चलता है वो लास्ट में आके जीरो पे बंद होता है। अब जैसे सपोज कीजिए कि ये नंबर ऑफ होस्ट, हम नंबर ऑफ होस्ट को हम एक टाइम मान रहे हैं, तो इसको अगर हम वन माने, इसको अगर हम टू माने, इसको हम थ्री माने, इसको हम फोर माने, ठीक है ना, या फिर अगर हम इसको वन मानते हैं तो नंबर ऑफ होप फाइव हो जाएंगे, और अगर हम यहां से वन मानते हैं तो नंबर ऑफ वन होप आपके फोर हो जाएंगे। अब जो टाइमर चलेगा वो ऐसे चलेगा उल्टा, यानी फोर, थ्री, टू, वन, जीरो, ठीक है ना। तो जैसे ही ये जीरो हो, सॉरी ये वन है, तो जैसे ही ये जीरो होगा वैसे ही पैकेट लॉस हो जाएगा, यानी पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, और सोर्स के पास मैसेज कोड जीरो करके भेज दिया जाएगा, जिससे कि ये समझ में आ जाएगा कि किस रीजन की वजह से पैकेट हमारा लॉस हो गया। ठीक है, समझने का मतलब क्या है कि जैसे देखिए, अब ए से पैकेट आर वन पे गया, आर वन पे जैसे ही गया उसी तरीके से फोर ऑफ हो गया और थ्री बचा। अब जब ये यहां से आर टू पे गया तो आपका थ्री भी जो है वो खत्म हो गया। उसके बाद से जब R2 से ये R3 पे गया तो उस केस में आपका टू भी खत्म हो गया, और जब ये R2 से R4 पे गया तो उसके बाद से आपका वन भी खत्म हो गया, और जैसे ही वन खत्म हो गया जीरो हो गया। तो जीरो होने से पहले अगर ये डेस्टिनेशन तक पहुंच गया तब तो ठीक है, तब तो वो मैसेज आपका सेंड हो गया। लेकिन सपोज कीजिए कि वो ए से R1 पे गया और ये वहां पे उसी तरीके से है, फोर, थ्री, टू, वन, ठीक है। तो अगर ये जीरो से आर वन पे गया, ए से आर वन पे गया, और ये फोर आपका फिनिश हो गया, उसके बाद से आर वन से ये आर टू पे गया और ये आपका थ्री फिनिश हो गया। लेकिन किसी रीजन की वजह से ये आर टू पे कंजेशन की वजह से, चाहे राउटर में मशीन में प्रॉब्लम की वजह से, अगर वो आर थ्री तक मैसेज को नहीं जनरेट कर पाया, सेंड कर पाया, तो दोबारा से ये आर टू क्या है, वो आर वन के पास मैसेज को सेंड कर दे रहा है, क्योंकि वो आर टू तक मैसेज को नहीं सेंड कर पा रहा है। तो जैसे ये आर टू के पास भेजेगा तो ये टू वाला भी फिनिश हो जाएगा, और फिर ये आर वन क्या करेगा, दोबारा से इसी मैसेज को आर टू के पास भेजेगा, तो यहाँ पे ये वन खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे टाइमर ना लगा हो तो ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है तो जैसे ये प्रोसेस एक लूप बनाएगा, और जैसे ही आपका टाइमर जीरो होगा वैसे ही वो कोड जीरो मैसेज जो है वो सेंड कर देगा आपके सोर्स के पास, और सोर्स को ये पता चल जाएगा कि राउटर में प्रॉब्लम या कंजेशन की वजह से आपका पैकेट जो है वो डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है ना, तो ये है कोड जीरो के लिए। यानी कोड जीरो के केस में क्या है कि एक टाइमर है, टाइमर अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे ही उसका टाइमर जीरो होता है वैसे ही पैकेट को लॉस कर दिया जाता है। जैसे ही आपका वन सेकेंड, जैसे ही आपका पैकेट जो है वो जैसे ही आपका टाइम जो है वो मतलब जीरो हो जाएगा, वैसे ही वो अगर होप डेस्टिनेशन तक पहुंच गया तब तो ठीक है। लेकिन अगर एरर की वजह से अगर ये आपस में लूप बना रहे हैं तो लास्ट में वो टाइमर जीरो हो जाएगा और आपका पैकेट जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, और सोर्स को ये मैसेज चला जाएगा कोड जीरो करके। और कोड जीरो जब मैसेज पहुंचेगा तो उससे ये सोर्स को ये पता चल जाएगा कि किस रीजन की वजह से, यानी एरर में प्रॉब्लम की वजह, सॉरी राउटर में प्रॉब्लम की वजह से ये मैसेज डिस्कार्ड कर दिया गया है और वो सोर्स तक नहीं पहुंचा। दूसरा, जो कोड वन की बात कर रहे हैं, तो कोड वन में क्या होता है कि हमें पता है कि जो हमारा मैसेज है वो पैकेट के फॉर्म में रिसीवर तक जाता है। किसके फॉर्म में जाता है, पैकेट के फॉर्म में। तो अगर वो पैकेट के फॉर्म में रिसीवर तक जा रहा है तो सपोज कीजिए कि एक मैसेज जो है वो नंबर ऑफ थ्री पैकेट में डिवाइड हो गए, ठीक है ना। अब थ्री पैकेट में से अब जब एक ये सोर्स से डेस्टिनेशन तक जब मैसेज निकलेगा तो डेस्टिनेशन पे एक टाइमर यहाँ पे चलता है, टी वन टाइमर। यानी कि इसने एक टी वन टाइम दिया है कि टी वन टाइम के अंदर उस मैसेज के जितने भी पैकेट बने हैं वो सारे के सारे पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाने चाहिए। अब सपोज कीजिए कि ये दो पैकेट जो है वो टी वन टाइम में पहुंच गए, लेकिन बाकी के ये जो दो जो आपके पैकेट है वो टी वन प्लस टी टाइम में, यानी टी वन से ज्यादा टाइम में पहुंचते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि वो पूरे पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा और कोड वन मैसेज सेंड करेगा। ठीक है ना, कोड वन मैसेज सेंड करेगा तो राउटर को ये, सॉरी सोर्स को ये पता चल जाएगा कि
विद इन टाइम जो सारे पैकेट हैं वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से अब दोबारा से हमें सारे पैकेट को सेंड करना पड़ेगा। तो बात समझिएगा, दो कोड यहाँ जनरेट हो रहे हैं, एक आपका कोड 0 और एक आपका कोड 1। कोड 0 किस केस में सोर्स तक जाता है? जब राउटर में प्रॉब्लम की वजह से पैकेट आपका डिस्कार्ड कर दिया गया है। और कोड 1 उस केस में जाता है जब सपोज कीजिए कि राउटर तक मैसेज को जाना है और 4 पैकेट हैं, 4 पैकेट में से 2 पैकेट विद इन टाइम डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, लेकिन बाकी 1 या 2 पैकेट विद इन टाइम डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो सारे को लॉस कर देता है और दोबारा से और सोर्स के पास कोड 1 मैसेज भेज देता है, जिससे कोड 1 ये समझ पाता है कि किस रीजन की वजह से पैकेट को डिस्कार्ड किया गया है, कि वो विद इन टाइम डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए तो कोड 1, और अगर राउटर में प्रॉब्लम की वजह से पैकेट नहीं पहुंचा तो कोड 0। ठीक है। इसके अलावा दो और चीजें हैं। एक आपका पैरामीटर प्रॉब्लम। पैरामीटर प्रॉब्लम में क्या है? इफ राउटर ऑब्लिक होस्ट डिस्कवर एन एम्बिगियस और मैसेज मिसिंग वैल्यू इन एनी फील्ड ऑफ द डाटाग्राम, इट डिस्कार्ड डाटाग्राम एंड सेंड अ पैरामीटर प्रॉब्लम मैसेज बैक टू द सोर्स। ठीक है ना? अब इसमें भी कोड 0 है, कोड 1 है। अब बात समझिए, एम्बिगियस और मिसिंग वैल्यू इन एनी फील्ड ऑफ द डाटाग्राम, ये कहने का मतलब क्या है कि जो फ्रेम डेस्टिनेशन तक जाना है, अगर उस फ्रेम में कुछ मिसिंग है तो उस केस में उसको हम पैरामीटर प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है। यानी कि जो मैसेज हमें डेस्टिनेशन तक सेंड करना है, ठीक है ना, अगर उस मैसेज में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि जो फ्रेम है, हमारे फ्रेम में कोई प्रॉब्लम है, और उस यानी कि जो फ्रेम जो एक पूरा फुलफिल होके ना फ्रेम जाता है ना डेस्टिनेशन तक, तो अगर वो फ्रेम में कोई वैल्यू मिसिंग है तो उसको हम एम्बिगियस या मिसिंग वैल्यू कहते हैं। और जब भी किसी भी डाटाग्राम के फील्ड में कोई भी वैल्यू मिसिंग होती है तो उसको पैरामीटर प्रॉब्लम कहा जाता है, और उसको वापस से सोर्स के पास भेज दिया जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम की आपके पैरामीटर में प्रॉब्लम है, देन दोबारा से उसको सेंड कीजिए। अब पैरामीटर प्रॉब्लम भी दो टाइप की होती है, एक कोड 0 और एक कोड 1। तो कोड 0 का मतलब क्या है? एरर एम्बिग्यूटी इन वन ऑफ द हेडर फील्ड। यानी कि जो मैंने बताया था ना कि हर फ्रेम का एक हेडर फील्ड होता है, अगर हेडर फील्ड में प्रॉब्लम है, कोई डाटा मिसिंग है, तो वो कोड 0 भेजेगा मैसेज। और अगर रिक्वेस्ट उसके अलावा जो कोई रिक्वायर्ड पार्ट है, जैसे डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, सोर्स का आईपी एड्रेस या मैक एड्रेस, इसमें अगर कुछ मिसिंग है तो वो कोड 1 मैसेज भेजेगा। यानी याद रखिए, पैरामीटर प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपका जो अगर को जो फ्रेम है, फ्रेम के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, जो आपका पर्टिकुलर फ्रेम है, अगर फ्रेम के अंदर कोई डाटा मिसिंग है तो उसको पैरामीटर प्रॉब्लम कहते हैं। अब अगर हेडर में प्रॉब्लम है, हेडर में कोई वैल्यू मिसिंग है फ्रेम के, तो वहां पे कोड 0 मैसेज जनरेट किया जाएगा। और अगर फ्रेम के अदर पार्ट में, इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में कुछ डाटा मिसिंग है, तो वहां पे कोड 1 मैसेज सेंड किया जाएगा। तो ये है आपका पैरामीटर प्रॉब्लम जो कि आईसीएमपी जनरेट करता है। इसके अलावा जो पांचवा है आपका, वो रीडायरेक्शन है। क्या है? रीडायरेक्शन। हाँ, जो पांचवा है आपका वो रीडायरेक्शन मैसेज है। अब ये क्या होता है इसको समझ लीजिए। इट इज सेंड फ्रॉम अ राउटर टू अ होस्ट ऑन सेम लोकल नेटवर्क। यानी एक राउटर से होस्ट तक सेम लोकल नेटवर्क में जो रीडायरेक्शन मैसेज सेंड किया जाता है। और ये किस केस में सेंड किया जाता है वो भी समझ लीजिए। अगर ए को बी तक मैसेज सेंड करना है, ठीक है ना, और एक, वैसे तो हमें पता है कि जो सबसे सुटेबल रूट क्या है कि वो ए से R2 पे मैसेज को सेंड करे और R2 से फिर वो डेस्टिनेशन तक चला जाए। लेकिन सपोज कीजिए कि वो R2 पे ना मैसेज सेंड करके वो कहाँ पे पैकेट को भेजता है? R1 पे। ठीक है ना? लेकिन R1 जब रूट को डिसाइड करता है तो R1 को ये दिख रहा है कि जो बेस्ट पाथ है वो R2 से होके ही डेस्टिनेशन तक जाता है। तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका R1 है, वो मैसेज जो है वो R2 को, यानी कि राउटर 2 को सेंड कर देगा पैकेट को, और उसी के साथ साथ एक रीडायरेक्शन मैसेज ए को भी सेंड कर देगा कि हमने पैकेट को दूसरे रूट के थ्रू डेस्टिनेशन तक सेंड कर दिया है। ठीक है, बात समझिएगा कि अगर हमें पता है कि बेस्ट रूट R2 से होके जा रहा है, लेकिन अगर ए ने R1 को मैसेज सेंड कर दिया
राउटर जब राउटिंग टेबल को देखता है तो उसको लगता है कि बेस्ट रूट जो है वो R2 से होके जा रहा है, तो उस केस में वो R2 के पास पैकेट को सेंड कर देगा और R1 के पास एक रीडायरेक्शन मैसेज भेजेगा कि मैंने पैकेट दूसरे रूट के थ्रू डेस्टिनेशन तक सेंड कर दिया है, और फिर ये R2 जो है वो पैकेट को डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये बच्चों जो है एक सेकेंड, ये जो था आपका आईसीएमपी का, वो मैं आईसीएमपी द्वारा भेजा गया एरर रिपोर्टिंग का मैसेज था, जो 5 तरीके के थे। कौन कौन से? डेस्टिनेशन अनरीचेबल का, सोर्स पिंच का, टाइम एक्सीडेंट का, पैरामीटर प्रॉब्लम का और रीडायरेक्शन का। होप सो आपको ये पांचों समझ में आया हो। कल जो हम डिस्कस करेंगे वो आईसीएमपी क्वेरी मैसेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आईसीएमपी क्वेरी मैसेजेस क्या होते हैं। ठीक है ना? तो अब जिसको कोई प्रॉब्लम हो वो हमसे पूछ ले।